जेल जेल नहीं है, आज गैंगस्टर्स के लिए उनका हेडक्वार्टर बन गई है, जहां अंदर से जिन गैंगस्टरों को जेल में डाला गया था वो जेलों से आज पूरा एक रैकेट चला रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। हो सकता है अभी भी कोई गैंगस्टर जेल में बैठकर ये शो देख रहा हो और किसी और को साजिश के तहत कुछ पैसा कौड़ी मांग रहा हो। देखिए रिपोर्ट। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आज के दौर में जेल की सलाखों के पीछे अपराधी नहीं बल्कि हमारा सिस्टम सलाखों के पीछे कैद हो गया है। जिन जेलों को अपराधियों के लिए नर्क होना चाहिए था, आज वो उन अपराधियों के लिए जन्नत सी बन गई है। लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया, नीरज भवाना, संपत नेहरा, अजय वर्मा, ये नाम अब केवल गैंगस्टर के नहीं हैं बल्कि जेल आधारित माफिया कॉरपोरेट्स बन चुके हैं। ये जेल के भीतर बैठे बैठे अपहरण करवा देते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, सुपारी देकर हत्या करवा देते हैं, यहां तक कि मीडिया चैनलों को बुलाकर लाइव इंटरव्यू करते हैं और अपना दुखड़ा रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन अपराधियों के लिए जेल जेल नहीं बल्कि उनका नया हेडक्वार्टर बन गई है। सवाल यह है, क्या ये वाकई में जेल में है या फिर जेलें उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गई है? ऐसी सुरक्षा कवच जहां पर पुलिस उनकी पहरेदार नहीं मानो बाउंसर बन गई है। इस सिस्टम से इस बात की उम्मीद थी कि वो अपराधियों को झुका देगा। ऐसा लगता है कि इन जेलों में आज वही सिस्टम इन्हीं अपराधियों के पीछे नाच रहा है, तमाशबीन बना हुआ है। और इसका लेटेस्ट उदाहरण जो है वो बिहार से है। बिहार के एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका, उनके घर के बाहर कुछ लोगों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। यह हत्या तब हुई जब गोपाल खेमका को पहले से पता था कि कुछ अपराधी उनकी जान ले सकते हैं। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि 7 साल पहले उनके बड़े बेटे को भी अपराधियों ने इसी तरह जान से मारा था और अब उन्हें भी खत्म कर दिया। अब अगर आपको लग रहा है कि गोपाल खेमका कोई मामूली आदमी थे, तो आपको बता दें कि पटना में बड़े बड़े नेताओं से उनकी जान पहचान थी, बीजेपी से जुड़े हुए थे। जो लोग ये सोचते हैं कि बड़े लोगों से जान पहचान हो तो उनका बाल बाका नहीं हो सकता, यहां पर यह घटना उनकी गलतफहमी को दूर करने वाली है। गोपाल खेमका के मामले में पुलिस को इस बात का शक है कि उनकी हत्या की साजिश पटना की बेऊर जेल से रची गई और शक यह है कि हो सकता है कि अजय वर्मा ने इस कारोबारी की हत्या करवाई। ये वही अपराधी है जिस पर हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और सुपारी किलिंग जैसे 28 से अधिक मामले हैं। अब आप ये सोचिए कि कितना बड़ा मजाक है कि जो गैंगस्टर जेल के अंदर बंद है वो सुपारी देकर लोगों की हत्याएं करवा रहा है। पुलिस कह रही है कि हम तो जांच में जुटे हुए जी। क्या यह कानून का मजाक नहीं है? एक अपराधी जेल के भीतर बैठा ऑर्डर दे रहा है और सिस्टम वो बस फाइलें पलट रहा है। जेल जो अपराधी को रोकने के लिए हो लग रहा है कि अपराध की प्रयोगशाला बन गई है। जेल की सलाखें ऐसा लगता है कि दीवार नहीं वो पर्दा बन चुकी है जिसके पीछे से खून खराबा का खेल हो रहा है। अगर जेल में बंद अपराधी भी सुरक्षित नहीं रहने देते तो सवाल यह है कि इस देश में कोई आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? और उससे बड़ा सवाल यह कि कैद में कौन है, अपराधी या फिर कानून? वर्ल्ड एटलस कहता है कि चीन के बाद सबसे बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो भारत के पास है, लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में क्राइम के मामले में हमारा नंबर 81वां है, 81। यानी टैक्स तो हम पेरिस जैसा देते हैं लेकिन सुरक्षा जो हमें दी जाती है वो सोमालिया जैसी। साफ पानी, 24 घंटे बिजली छोड़िए, अब तो हाल यह है कि हमारा सिस्टम हमें जेल में बंद अपराधियों से भी नहीं बचा पाता। जिन्हें सजा देने के लिए जेल में डाला गया वो वहीं से गैंग चला रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और प्रशासन तमाशा देख रहा है। सवाल यह है कि जेल में मोबाइल फोन कैसे मिलता है, सिम कार्ड कौन देता है, पैसे कहां से आते हैं? जेल प्रशासन क्या भागीदार है? और भागीदार है तो सब कुछ पता है, फिर भी हर कोई खामोश क्यों है? कैसे ऐसा होता है कि जेल में बंद होकर भी अपराधी पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं? और अगर बन रहे हैं तो क्या जेल सजा की जगह अपराधियों की पाठशाला बन गई है? क्या कानून की सलाखें अब अपराध को रोकती नहीं बल्कि मैनेज करना सिखाती हैं? और अगर यही सच है तो फिर सवाल यह कि जेल में है कौन, अपराधी है या सिस्टम है? बेऊर जेल से समझ लेते हैं। पटना की ये वो जेल है जिसे पटना का तिहाड़ कहते हैं। यहां पर 4,500 से अधिक कैदी बंद हैं, लेकिन असल में ये जेल जेल नहीं, अपराधियों का ऑफिस है। यहीं से निकलकर कई गैंगस्टर ऐसे हैं जो बिहार में विधायक, सांसद और मंत्री बने हैं। गोपाल खेमका की हत्या के बाद जब पुलिस ने इस जेल में छापा मारा तो जानकर हैरानी होगी कि 3 मोबाइल फोन निकला, कई सिम कार्ड निकले, डेटा केबल निकला, फोन नंबरों से भरा हाथ से लिखा हुआ कागज बरामद हुआ। अब जेल प्रशासन कह रहा है कि हमें तो पता ही नहीं कि यह मोबाइल आया कैसे। उनकी मासूमियत ऐसी जैसी मानो पहली बार यह सब कुछ हो रहा। अप्रैल में इसी जेल में एक गैंगस्टर की बैरक से 7 स्मार्टफोन निकले थे, तब भी यही बयान दिया गया था, तब भी यही नाटक नौटंकी हुई थी। जनवरी में इस जेल के अधीक्षक विधु कुमार पर वसूली के आरोप भी लगे थे, उनके घर पर छापा पड़ा था।
वो भी गैंगस्टरों को जेल में खुलेआम सुविधाएं देने के लिए पैसा वसूलने का आरोप लगा था। अब जरा गौर कीजिए, 2015 से 25 के बीच में इस जेल में 64 बार मोबाइल फोन मिले हैं। हर बार कुछ अफसर सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं और फिर यही खेल दोबारा से शुरू हो जाता है। यानी जेल के अंदर से बाहर तक का पूरा एक सिस्टम है जिसे बखूबी मैनेज किया जा चुका है। जेल अब अपराध रोकने की जगह नहीं बल्कि अपराध को चलाने का अड्डा बन गई। ये सलाखें कैदियों को रोकती नहीं है, बस जनता की आंख पर मानो पर्दा डाल देती है। और ये कहानी सिर्फ इस जेल की नहीं है, इस देश में और भी गैंगस्टर है। मसलन लॉरेंस बिश्नोई। ऐसा लगता है कि ये नाम अब कोई मामूली गैंगस्टर का नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स का है जिसे कुछ लोग हीरो भी मानने लगे, जो जेल की सलाखों के पीछे से ही साम्राज्य चला रहा है, सुर्खियों में छाया है। कभी सलमान खान को धमकी देना, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाना, बाबा सिद्दीकी पर हमले की साजिश में आरोप, ये सब कुछ जेल के अंदर बैठकर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई ने आज तक कभी जमानत की मांग नहीं की, क्योंकि शायद जेल उसके लिए एक सुरक्षित ठिकाना है, एक ऐसा ठिकाना जहां पर ना सीसीटीवी की नजर है, ना पुलिस का डर है, ना कानून, ना कोई दबाव। वो जेल से सिर्फ गैंग नहीं चलाता बल्कि संगठित अपराधी नेटवर्क का मालिक है। 700 से ज्यादा गुर्दे, देश के हर कोने में फैली शाखाएं, मानो जैसे कोई बिजनेस टाइकून अपनी कंपनी का एक्सपैंड कर रहा हो, उसके साम्राज्य को फैलाता जा रहा हो। अपराध अब उसका काम नहीं है बल्कि एक सुनियोजित बिजनेस मॉडल है। और तो और जेल में बैठकर वो टीवी के इंटरव्यूज भी दे रहा है, मानो जैसे कोई फिल्म स्टार हो। मोबाइल जेल में कैसे पहुंचा, यह सवाल बहुत पुराना है। सवाल यह है कि सिस्टम हमारा कहां सोया है, या सिस्टम क्या इन अपराधियों का हिस्सा बन गया है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा लगता है कि जेल जो अपराधियों को सुधारने की जगह होनी चाहिए थी, वो बिश्नोई के हेडक्वार्टर बन चुकी है। पुलिस, प्रशासन, सिस्टम सब उसकी नाक के नीचे खामोश बैठे हैं, कोई जवाब दे नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता, या सबको पता है लेकिन सब खामोश है। दरअसल जब किसी अपराधी की गिरफ्तारी होती है तो हम और आप ये सोचते हैं कि उसके जेल जाने से ठीक हो जाएगा, जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। भारत की जेलों में अलग अलग गैंग्स बन जाते हैं और यही गैंग्स सारे गलत काम करते हैं। ऐसा नहीं, शासन को इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन सब कुछ बिका हुआ है। ये गैंगस्टर जेल के अधिकारियों की जेब गर्म करते हैं और इसके बाद सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम होता है। कई गैंगस्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने बाहर निकलकर हमारे ही इंटरव्यूज में हमको ये सारी किस्से कहानियां सुनाई हैं, और वो भी बड़ी बेशर्मी से। भारत में फिलहाल 1300 से ज्यादा जेल है, जिसमें 145 सेंट्रल जेल है, 413 डिस्ट्रिक्ट जेल है, और इनमें भी सबसे बड़ी जेल है दिल्ली की तिहाड़। आपने एक फिल्म देखी होगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लेकिन आज हम आपको दिल्ली की गैंग्स ऑफ तिहाड़ जेल के बारे में बताएंगे। इस जेल के अंदर 25 ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें क्राइम लॉर्ड कहते हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में कई आपराधिक घटनाओं को इन गैंगस्टर की भूमिका को लेकर सवाल उठते रहते हैं। पिछले 8 सालों में पूरे देश की अलग अलग जेलों में 700 से ज्यादा गैंगस्टर पर शिकंजा कसा गया, लेकिन इसके बावजूद ये गैंगस्टर जेल में सुरक्षित रहकर अपराध का पूरा नेटवर्क चलाते हैं, और जेल ही इनके बिजनेस मॉडल का ऑफिस बन गया है। जेल की अपनी एक अलग इकोनॉमी है। हमारे देश में बेईमानी और भ्रष्टाचार हर जगह पर है, और यह भ्रष्टाचार आपको भारत की जेलों में भी दिखता है। जेलों की अपनी एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें एक पत्ता भी बिना पैसे के नहीं हिलता। जिन बड़े बड़े गैंगस्टर अपराधियों के पास पैसा होता है, उन्हें जेल में आसानी से मोबाइल फोन मिल जाता है, इंटरनेट मिल जाता है, वो वीडियो कॉल भी कर पाते हैं, और जेल के अंदर से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक भी चलाते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर मशहूर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉल करता था, और वो बताता था कि जैकलीन से बात करने के लिए अपनी फैक्ट्री के पीछे वाले कमरे में आया है। जो मोबाइल फोन जेलों में इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमत भी लाखों में होती है, और इसका अंदाजा आप 2012 की एक घटना से लगा सकते हैं, जब यह खुलासा हुआ था कि जेल में 8 से 9 हजार का फोन 1-1 लाख रुपए में बेचा गया। इसके अलावा उस कैदी के पास पैसा हो तो जेल की रोटी भी नहीं खानी पड़ती, उसके लिए जेल के बाहर से स्पेशल खाना आता है, और यह सब कुछ बेईमानी से होता है। एक तरफ आम कैदियों को जहां ठूस कर रखा जाता है, तो वहीं पैसे वाले कैदी और गैंगस्टर वीआईपी बैरक में रहते हैं। उनके नहाने के लिए अच्छा शैम्पू, अच्छा साबुन, साफ कपड़े, कंबल, किताबें, रेडियो, टीवी, सब कुछ आसानी से मिलता है। मानो जेल को ये अपराधी अपना अड्डा बना चुके होते हैं और सिस्टम खामोश रहता है। अब यह सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि इन गैंगस्टर्स के पास जेल में इतना सारा पैसा कहां से आता है? तो इसके लिए अपराधी कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये गैंगस्टर बाहर के बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को धमकी देते हैं, उनसे पैसे ऐंठते हैं। अगर कोई पैसा देने से इनकार कर दे तो ये उसकी हत्या करवा देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो जेल में ही रहने वाले हैं और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
जो रेप और गैंगरेप के आरोपी हैं, वो पीड़ित लड़कियों को अपने गुर्गों से डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और ये सारा खेल खुल्लम खुल्ला होता है। जब पीड़ित परिवार शिकायत करता है तो ये अपराधी कहते हैं कि वो तो जेल में है और जेल से वो किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। अपनी मासूमियत को कहकर ये पर्दा डाल देते हैं। अब आपके मन में सवाल आया कि गैंग्स बनते कैसे हैं? तो ऐसा नहीं कि जेल में गैंग्स बनते हैं तो जेल प्रशासन को खबर नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई लड़का पहली बार जेल जाता है तो वो डरा होता है। जेल के गैंगस्टर उसे पहचान लेते हैं, वो उस लड़के को बुलाते हैं, कांस्टेबल को बोलकर उससे काम से छूट दिलवा देते हैं। इससे उस नए कैदी को लगता है कि असली जेल पुलिस नहीं बल्कि ये गैंगस्टर चला रहे हैं और वो भी इनके साथ गैंग में शामिल हो जाता है। कुछ गैंगस्टर और अपराधी तो जेल जाकर नेता भी बन जाते हैं। वो या तो किसी नेता के लिए काम करने लगते हैं या खुद नेता बनते हैं। हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए लोग भी विधायक, सांसद, मंत्री बने। अब सवाल यह है कि जो नेता खुद जेल से आ रहे हैं वो जेलों की स्थिति में कितना सुधार लाए। पिछले साल ही देख लीजिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, 46% इस देश के लगभग आधे सांसद दागी थे और 31% तो ऐसे थे जिन पर बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग और रंगदारी जैसे गंभीर मामले थे। दुनिया के दूसरे देशों में जब कोई नेता वहां का सांसद बनता है तो बताया जाता है कि उसने कहां से पढ़ाई की है, लेकिन जब हमारे यहां कोई पार्षद, विधायक, सांसद बनता है तो पता चलता है कि नेताजी कई बार जेल से आए हैं। आखिर में हम यही कहेंगे कि आज अगर जुर्म बाहर हो रहा है और उसका ऑर्डर जेल के अंदर से आ रहा है तो यह सिर्फ कानून की नाकामी नहीं है, देश की सुरक्षा पर यह सीधा सीधा हमला है। यह कानून का मजाक नहीं है, उसकी हत्या है, उस न्याय व्यवस्था की हत्या जिस पर आज भी आम आदमी भरोसा करता है। इसीलिए सवाल उठाना जरूरी है और अब टालना मुमकिन नहीं। जेल सुधार की बातें अब किताबों में नहीं बल्कि जेल की दीवारों पर दिखनी चाहिए। चंद्रमा पर पानी ढूंढने से पहले हमको जेल में घूमते मोबाइल फोन ढूंढने होंगे। अगर हमारी जेल की सलाखें ही सुरक्षित नहीं तो सवाल यह है कि हम, आप और ये देश आखिर कैसे सुरक्षित रहेगा। और सबसे जरूरी बात यही कि वक्त आ गया है कि गैंगस्टर्स को हीरो मत समझा जाए। अगर आपका बच्चा किसी गैंगस्टर को आइडलाइज करता है तो यह खतरे की निशानी है। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधियों से इंप्रेस होते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हम अपने समाज को